तो आज हम बात करेंगे ब्लास्टिंग के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लास्टिंग क्या होती है। ब्लास्टिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम बड़े बड़े पत्थरों को या कोल माइंस को या हार्ड रॉक्स को एक्सप्लोजिव की मदद से छोटे छोटे कणों में या छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लास्टिंग कहते हैं। अब ब्लास्टिंग है वो कितने प्रकार की होती है। मेनली जो ब्लास्टिंग है वो दो टाइप की होती है, एब्रेसिंग ब्लास्टिंग और रॉक ब्लास्टिंग। एब्रेसिव ब्लास्टिंग वो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें सैंड ब्लास्टिंग या वेट ब्लास्टिंग, व्हील ब्लास्टिंग, बेड ब्लास्टिंग, ब्रिस्टल ब्लास्टिंग, माइक्रो एब्रेसिंग ब्लास्टिंग, आइस ड्राई आइस ब्लास्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब उसमें और भी टाइप्स होते हैं। बट आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं रॉक ब्लास्टिंग के बारे में। तो रॉक ब्लास्टिंग जो है वो भी मेनली जो है वो दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन ब्लास्टिंग और कंट्रोल ब्लास्टिंग। प्रोडक्शन ब्लास्टिंग हम उस जगह में करते हैं जो कोल माइंस है या बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है, जहाँ पे अगर हमें कोई हैवी ब्लास्टिंग करनी है या आसपास कोई दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है या किसी अदर स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी जगह में हम जहाँ हैवी ब्लास्टिंग करना हो वहाँ पर हम प्रोडक्शन ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। और एक होती है कंट्रोल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग मतलब जहाँ पर आसपास हमारी हाई राइज बिल्डिंग है या कुछ हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके कारण अगर मान लीजिए हम कंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं तो जिसके कारण जो हाई राइज बिल्डिंग के जो फाउंडेशंस हैं उसमें इफेक्ट ना पड़े या उसके समीप जो कोई भी अदर स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े और हमारी ब्लास्टिंग आसानी से हो जाए, उसे हम कंट्रोल ब्लास्टिंग कहते हैं। रॉक ब्लास्टिंग में हम और भी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी ब्लास्टिंग हो गया या लाइन ड्रिलिंग हो गया या केव टनलिंग हो गया, टनल ब्लास्टिंग हो गई, बफर ब्लास्टिंग हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मेनली जो मैंने आपको बताया प्रोडक्शन और कंट्रोल ब्लास्टिंग। तो चलिए अब मैं आपको साइट पे लिए चलता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रॉक ब्लास्टिंग के बारे में प्रदान करा सकूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हार्ड रॉक जब अपीयर हो जाता है एक्सकेवेशन के दौरान में, तो एक्सकेवेटर में ब्रेकर की मदद से हम उस रॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जो रॉक ब्रेकिंग से भी नहीं टूटते हैं उनके लिए हम ब्लास्टिंग करते हैं। और ब्लास्टिंग के लिए सबसे पहले हम ड्रिलिंग करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्रिलिंग करने के लिए उसमें जो एक एयर कंप्रेशन जो होता है वो अटैच होता है, जो इसके बिना ड्रिलिंग पॉसिबल नहीं होती है, जिसे हम क्राउलर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, जिसे हम बड़े ब्लास्टिंग होल को ड्रिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये है मैनुअल ड्रिलिंग मशीन, जिसे हम 2 से 2.5 फीट को ड्रिलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ में ये कंप्रेसर भी अटैच होता है, जिसकी मदद से हम ये ड्रिलिंग कर पाते हैं। और ये है ड्रिलिंग रॉड, जिसके एक एंड में आप देख रहे हैं बिट लगी हुई है, जिसके कारण ड्रिलिंग होती है। और ये अप्रॉक्स 5 फीट की ड्रिलिंग रॉड है। और अब ड्रिलिंग करने के बाद जैसे कि आपके सामने ये होल है, और इसको हम ढकने के लिए, ताकि इसके अंदर कोई मटेरियल ना जाए, या प्लाई या पत्थरों के सहारे से इसको ढक देते हैं। और ये देखिए एक एक करके मैं आपको सारे होल दिखा रहा हूँ। ये ड्रिलिंग करने के बाद इसकी ये कंडीशन होती है। और अब हम उस ड्रिलिंग होल को उसका मेज़रमेंट करेंगे, उसको नापेंगे कि वो कितने मीटर या कितने फिट का उसका होल हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अप्रॉक्स 3 मीटर मतलब 10 फीट के अप्रॉक्स इसका होल है, जो उसकी गहराई है। ये है हमारी एक्सप्लोजिव मटेरियल वैन, जिसमें इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और जिलेटिन एक्सप्लोजन दोनों हम साथ में लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसे अलग अलग बॉक्स में सेपरेट तरीके से रखें। देखिए आपको मैं वीडियो में दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, ये अलग सेपरेट बॉक्स में रहता है। और ये जिलेटिन एक्सप्लोजिव ये भी एक सेपरेट बॉक्स में रहता है, ताकि कोई भी हादसा ना हो और जो ऑपरेटर हो वो फुल्ली ट्रेंड हो और उसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हो।
एक्सप्लोजिव वैन से रिलेटेड कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि व्हीकल्स का मेंटेनेंस रेगुलरली होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर 2 टाइप के हमेशा होने चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर, जैसे कि कभी अगर ब्रेकडाउन होती है तो हमें इमीडिएटली जो है लोकल पुलिस या वहाँ की कंट्रोल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होने चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड हमेशा साथ में होने चाहिए। ड्राइवर ट्रेंड होना चाहिए। 2 गाड़ियों के बीच में 300 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। जब भी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं गाड़ी हमेशा बंद होनी चाहिए, लॉक होनी चाहिए। रूट का सिलेक्शन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से नहीं करना चाहिए। एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अननेसेसरी गाड़ी कभी भी हमें रुकने से बचना चाहिए। वैन में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए और कोई भी डेटोनेटर के साथ में कोई एक्सप्लोजिव आइटम भी नहीं होना चाहिए और किसी भी पैसेंजर को अननेसेसरी बिठाना भी नहीं चाहिए। 18 साल से कम या मेंटली फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। नाइट में हमेशा अवॉइड करना चाहिए काम को। हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि जो आपकी वैन है उसमें ग्राउंडिंग स्ट्रैप होना चाहिए ताकि स्टैटिक एनर्जी जो है वो रिलीज हो सके। लाइटर वगैरह मैच बॉक्स वगैरह हमेशा कंटेन नहीं करना चाहिए। फायर अगर होती है तो 300 मीटर की दूरी पे ही हमें गाड़ी खड़ी करनी चाहिए और इंस्पेक्शन उसी इलाके में करना चाहिए, गाड़ी खड़ी वहाँ करना चाहिए जहाँ पर भीड़ कम हो। ये देखिए अब हमारे सारे मटेरियल साइट पे पहुंच चुके हैं और सभी वर्कर इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव को एक दूसरे से कनेक्ट करके और जिलेटिन एक्सप्लोजिव को इस होल के अंदर डालते हैं। और जब पूरा ये होल में जब जो डेटोनेटर है और एक्सप्लोजिव जो है डालने के बाद हम इस पे लास्ट में 4 mm 6 mm 10 mm की डस्ट के साथ में इसको फिलअप कर देते हैं। और जितने भी जो डेटोनेटर्स हैं उसको हम लोग एक कॉपर वायर की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग एक्सप्लोडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कई बार जब हम हैवी ब्लास्टिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमने ड्रिलिंग होल किए हैं उसका टेम्परेचर नापना पड़ता है और उसका टेम्परेचर जो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर और एक्सप्लोजिव को एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद अंत में हमें एक कॉपर वायर को लेना है और उसको इस एक्सप्लोजिव की जो डेटोनेटर है इसके साथ कनेक्ट करना है। और ये जो आपको जो कॉपर वायर दिख रही है ये जाके सीधा मिलती है किसके पास में, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग एक्सप्लोडर के पास। ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक बॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग एक्सप्लोडर है ये। अब आपको इसमें जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, एक ये प्लस है और एक ये माइनस है, जो कि हमारा जो वायर आ रहे हैं वहाँ से वो आके दोनों इसमें अटैच होंगे। ये देखिए ये है ब्लास्टिंग बूथ, इसी के अंदर रह के ही हमें ब्लास्टिंग करना है। बिना ब्लास्टिंग बूथ के कहीं भी ब्लास्टिंग करने की अनुमति नहीं है और ये ज़रूरी भी है। जब भी ब्लास्टिंग होता है तो हमेशा पत्थर और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हानि कर सकती हैं। अगर आप इसके अंदर रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये है टायर रबर मैट जिसको हम एक्सप्लोजिव की जगह पर रखने वाले हैं ताकि कोई भी पत्थर किसी इंसान को या दूसरी प्रॉपर्टी को हानि ना पहुंचा सके। ये तो चलो कंट्रोल ब्लास्टिंग है इसलिए अभी हम रबर मैट से हमारा काम चल जाएगा। कई बार जब हम हैवी ब्लास्टिंग करते हैं तो हम इस रबर मैट के ऊपर बोरियों में रेत भरते हैं या फिर उसके ऊपर आयरन प्लेट रखते हैं जिससे कि ब्लास्टिंग जो होती है वो सेफ हो जाती है। हमें एक रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है सबका डाटा रखना पड़ता है। साथ ही साथ जो हमारे ड्रिलिंग होल हैं उस वो कितने नंबर के हैं और कितने कितने मीटर के हैं ये सारे रिकॉर्ड हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। जिस तरह आपने वीडियो के अंत में देखा कि जब ब्लास्टिंग की सारी तैयारियां हो जाती हैं उसके बाद 3 बार सायरन बजते हैं और हर बार सायरन 1-1 मिनट के अंतराल में बजता है। लास्ट में जो ओवरमैन होता है वो फाइनल इंस्पेक्शन करता है और उसके इंस्पेक्शन करने के बाद एक अनाउंसमेंट होती है और उस अनाउंसमेंट के बाद लास्ट में ब्लास्टिंग होती है। तो देखा आपने और मैंने भी पूरी कोशिश किया कि किस तरह से जो ब्लास्टिंग होती है और उसकी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।